सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त। आप बताएं, सुना T20 देख के आ रहे हैं? सर मैं 2 दिन का T20 जो है वो देख के आ रहा हूँ, जैसे और भी क्रिकेट लवर्स जो हैं उन्होंने देखा। सर एशेज़ शुरू हो गया है, ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है इस दफ़ा, ऑस्ट्रेलिया डिफेंड कर रहा है एशेज़ को। पिछला जो एशेज़ हुआ था उनमें उन्होंने उसको जीते नहीं थे, रिटेन किया था, सीरीज़ ड्रॉ हुई थी। और पर्थ में जो पहला टेस्ट मैच है वो कल शुरू हुआ और आज ख़त्म हो गया। अच्छा, वो मैं सर असल में ये एशेज़ के बारे में, ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड क्रिकेट की राइवलरी के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे। मैं आज सिर्फ बात करना चाहता हूँ क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट जो है वो कितनी एलिवेट हो गई है, क्रिकेट के अंदर एक तब्दीली आई है। और ये टेस्ट मैच जिन्होंने नहीं देखा, इसकी हाइलाइट्स यूट्यूब और एट्सेट्रा पे मौजूद होंगी, इसको देखें। और इसको अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे तो आप क्रिकेट में पैशनेट है ही नहीं। सर 100, 150, 200 के स्कोर नहीं हो रहे, पिच जो है वो बाउंस भी दे रही है, स्विंग भी कर रही है, एज भी निकल रहे हैं। आप सोचिए इंग्लैंड की जो लास्ट इनिंग थी जिसको ऑस्ट्रेलिया डिफेंड कर था, उसमें उन्होंने स्पिनर जो है मेरे ख्याल में डे के एंड पे दी है, जब उन्होंने कोई 30 रह गया डिफेंड करी स्पिनर को, तब उन्होंने डाला है। वरना फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने क्या परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट इनिंग्स में, उसके बाद उन्होंने आज मेरे ख्याल में कॉटन बोल्ड के जो आपकी हाईलाइट रील है उसके वन ऑफ द बेस्ट कैचेस जो मैंने देखे हैं वो उन्होंने लिया। उसके अलावा जो उनके बैटिंग थी, ट्रेविस हेड जो उसने सेंचुरी मारी, ऑस्ट्रेलियन फोर्थ मतलब जो उनकी सेंचुरी है इन टर्म्स ऑफ द लेसेस्ट बॉल प्लेड वो। अच्छा, उसके अलावा मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए मैं ज़रा स्टम्बल कर रहा हूँ, बट माई पॉइंट इज़ के मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये टेस्ट मैच हो रहा है। 2 दिन में एक तो ख़त्म हो गया। उसके अलावा इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे नहीं चल पाए। और पिचेस जो थी वो कमाल उसके अंदर तैयार थी, फील्डिंग है, एवरीथिंग जो थी ना उसके अंदर, जो पेस थी इस गेम की वो टेस्ट मैच वाली थी नहीं। आप देखें इंग्लैंड के जो ओपनर थे वो 2 ओवर सेट होकर उसके बाद बाहर निकल के मार रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया। अगेन अब आई डोंट नो कि ये एक क्रिकेट के अंदर एक, जैसे हमें पता है कि टेस्ट मैच को भी चेंज करने का एक मॉडल जो है वो आ रहा है, बट आज ये भी सर जल्दी की, इंतज़ामिया ने जल्दी की कि जी उनको था कि जी 50-60 रन रह गए हैं और टाइम ख़त्म हो गया, तो आधे घंटे के 2 एक्सटेंशंस जो है आज मैच में दे दी गई कि यार अगर मैच सेकंड डे ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म ही कर दें। सर आप पुराने वालों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कहेंगे नहीं जी मैच का, टेस्ट मैच की जो लीनिएज है और लेगेसी है उसके तहत जो है बॉल्स ख़त्म हो गई हैं, स्टंप्स करो और घर जाओ और कल आके ना 2-3 ओवर करा लेना। उन्होंने हाफ आवर का टाइम दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको चेक किया है, लाबुशेन और बाकी जो उसके बाद वो आउट हो गए हेड जो हैं, और जो कैप्टन आए फिर उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया 2 ओवरों में और मैच ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो सर एक कॉस्ट सेविंग का एस्पेक्ट देखिए आप कितना हुआ। फिर जो बेस्ट चीज़ थी इसके अंदर, जो बेन स्टोक्स का जब इंटरव्यू किया ऑस्ट्रेलियन खातून ने पोस्ट मैच कि जी अब अगला टेस्ट मैच जो है उसके ऊपर आपके पास तो आपको तो बहुत टाइम मिल गया, जितना टाइम था प्लस 3 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल गए टू रिफ्लेक्ट। तो सर मुझे ना आज ऑल इन ऑल लगा कि एक रोलर कोस्टर किस्म की चीज़ हुई है, और फॉर एशेज़ जितनी एक प्रेस्टिजियस किस्म की चीज़, जो एक दकियानूसी किस्म की चीज़ है, उसका एस्पेक्ट है उसका, उधर इतने मज़े आ गए। आई एम वेरी हैप्पी। जी सर, बुनियादी बात यही है कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कर सकता था कि एक्सटेंशन दे दी टाइम की, और बैट्समैन भी क्योंकि उनके थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ जी बैड लाइट का मसला नहीं है, वैसे भी शायद डे नाइट टेस्ट था। सो बुनियादी बात ये है कि बाकी कोई मुल्क ऐसा कभी भी नहीं करेगा। उनको होगा कि बाकी 3 दिन जो बचेंगे उसमें हमने जो टीवी राइट्स बेचे हुए हैं, जो हमने टिकटें बेची हुई हैं, उसका क्या करेंगे, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा दिन तो इस मैच का फैसला हो ही जाना था अगर एक्सटेंशन ना भी देते, चौथा और 5वां फ्री जाना था, लेकिन तीसरे दिन के टिकट्स, तीसरे दिन की जो टीवी राइट्स, वो सारा कुछ, मतलब आप देखिए ना, अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिन्होंने तमाशाइयों ने टिकट लिए हुए थे क्या उनको रिफ़ंड होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये किया तो शायद इसलिए किया कि अगर 2 दिन के अंदर एक टेस्ट ख़त्म हो रहा है, अमूमन हमने जब बहुत जल्दी भी देखा है अमूमन तो वो 3 दिन होता है, 2 दिन में मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी टेस्ट कौन सा ख़त्म हुआ हो। तो वो उनको ये भी होगा कि चलो जी हम एक रिकॉर्ड बना लें कि यंगस्टर्स को लगे कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कि मतलब इसको आप किसी को थ्योरी में बताते ही हो ना, एक्सप्लेन करना शुरू करते हो कि एक टेस्ट मैच होता है जो 5 दिन चलता है, तो बच्चे कहते हैं कि ओ ये क्या बात हुई। सो बड़ी ही अच्छी चीज़ है। और इसमें अगेन
पाकिस्तान और इंडिया, मतलब अभी इंडिया का मैच जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, इंडिया जो है स्पिनिंग विकेटें बना के जो बाहर से टीम्स आती हैं उनको हरा लेता है। पाकिस्तान ने भी अब ये करना शुरू कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। बस पिछला मैच इंडिया हार गया, तो उस पे जो उनके अवाम थे उन्होंने इतनी ले दे की इंडिया के साथ कि आपने इस तरह की पिचेस क्यों बनाई। भाई ये इस तरह की पिचेस जो हैं ये अमूमन आपके काम आती हैं, कभी कभी आप हार भी जाते हो, अगले भी खेलने आए हुए। सो ये जो बहुत ज़्यादा जज्बातियत हमारे खित्ते में है ना, जीत और हार को लेके, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीत हार भी जाता है तो कोई इतना अजाब नहीं था आना। बाकी बड़ी अच्छी बात है, अगर मैच 2 दिन में ख़त्म हो गया तो वेरी गुड सर, बहुत अच्छी चीज़ें। अगेन क्रिकेट जो है वो देखिए बेसबॉल जो है उसने इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक मार्का रखा जी कि हाँ आपने तेज़ खेलना टेस्ट मैच के अंदर भी, कम वॉट में, और वो नज़र आती है उनकी साइड के अंदर। बहुत यंग प्लेयर्स, बहुत डेब्यू प्लेयर्स थे। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में 2-3 ऐसे प्लेयर्स को खिला रहा था जो कि उनकी पहली विकटें थी, उनके पहले रन्स थे, और पुराने भी थे। मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर से उसने पहले अपनी जो इनिंग थी उसके लिए 6 विकेटें ली उन्होंने, 10 विकेट हॉल मारा उन्होंने। सो ये सारा कुछ जो है ये आपको ओल्ड एंड न्यू की कॉम्बिनेशन है, ओल्ड वेज और न्यू वेज का एक मर्जर है, और इसी तरह मैच इंटरेस्टिंग होगा। आप स्टैंड्स देखें इनके, उसके अंदर लोग भरे हुए थे, देखने के लिए आए थे। 2 दिन तो उनको मज़ा आया ना, इसको आप ड्रैग करते रहते शायद इंटरेस्ट लूज हो जाता कि जी ड्रॉ की तरफ जा रही है बात। दूसरा सर आप देखें, मैं पिच की बार बार बात कर रहा हूँ, पर्थ की पिच जो है वो ऐसी पिच थी जो कि T20 मैच के लिए शायद तैयार की जाती है। उन्होंने दोनों दिन रिलेटिवली सेम थी, और इसके ऊपर उनको ना शाबाशी मिल रही है, इसके ऊपर हो रहा है कि जी बड़ा मज़ा आया। दुनिया भर में ऐसी बातें हो रही। पाकिस्तान या इस खित्ते में रादर आप इस किस्म की पिच बनाएं तो यहाँ पे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जी आपने पिच ही ऐसी लो स्कोरिंग पिच बना दी, बॉलर फेवरेट पिच बना दी, यहाँ पे तो लोग हार रहे हैं। तो यहाँ पे तनकीद है, वहाँ पे वाह है। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है ना सर वो एक लेवल अबव है, क्योंकि मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि सारी टीमें अपनी जगह, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं उन्होंने ही फतह की हैं, सारा उन्होंने मतलब हमने बहुत चीज़ें दी होंगी इस खित्ते ने क्रिकेट को, बट इस वक्त अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वो डोमिनेट कर रहे हैं तमाम फील्ड्स के अंदर, एंड राइटफुली सो, बिकॉज आई थिंक उनके अंदर ओपन माइंडेडनेस जो है बोर्ड के अंदर वो ज़्यादा है। बिल्कुल। और दूसरा जो आपने बेसबॉल का तस्करा किया, पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा ये फैसला हुआ कि अब हमने इंटेंट के साथ खेलना है, बहुत अच्छे कोई नताइज नहीं आए, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, कहा गया कि अपने पुराने तरीके पे वापस जाएं। देखें टेस्ट के अंदर बेसबॉल ले आया है इंग्लैंड, हाँ, और कोई बहुत अच्छे नताइज नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने कहा यार अब एक हमने अगर अप्रोच ले ली है तो अब कुछ साल इसको ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होता, हार जाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे कोई बात नहीं, लोगों को मज़ा आ रहा है ना बस। तो सर अगेन ये मज़ा आया। अब सेकंड इसका टेस्ट आएगा। अब देखें इससे सिर्फ ये होता है कि यार पहला टेस्ट 2 दिन में ख़त्म हो गया, अब दूसरे वेन्यू पे जाएंगे, वहाँ पिच कैसी होगी, वहाँ इंटरेस्ट पैदा हो गया ना लोगों का, जो शायद इसको अवॉइड भी कर रहे थे कि यार कि टेस्ट मैच कौन बैठ के देखे। नाउ दे आर इंटरेस्टेड, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड आप। तो ये अच्छी चीज़ है। सर अब आगे चलते हैं सर, सीधा सर ऑस्ट्रेलिया से होते हुए, वहाँ बाय द वे ऑस्ट्रेलिया में समर्स चल रही है इस टाइम, यहाँ पे हमने जैकेट पहनी हुई है इसलिए सारे मज़े वहाँ आ रहे हैं। तो अब चलते हैं सर अमेरिका, और सर वहाँ पे सर एक बड़ी हिस्टोरिक किस्म की मीटिंग जो मैं मानता हूँ हिस्टोरिक, क्योंकि अमेरिकी सियासत जो है आपको पता है, हम ये शो भी फॉलो करते हैं, आप और मैं भी फॉलो करते हैं। ज़ुरान ममदानी साहब का मेरल इलेक्शन जो है हमने उसको कायदगी से फॉलो किया, ना सिर्फ जब वो उनकी प्राइमरी टाइप चीज़ हुई थी, बल्कि उनकी जीत और उसके बाद जो उनका प्लान है उसके ऊपर हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। तो सर फाइनली सर डोनाल्ड ट्रंप और ज़ुरान ममदानी जो हैं आमने सामने हो गए सर वाइट हाउस के अंदर, और उसके बाद सर मामलात जो है वो इस किस्म के पेश आए जिसके अंदर हमें ये पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनसे मोहब्बत करते हैं सर, वो तो उनके साथ सर को मसले वाली बात ही नहीं है। ये इतना एक चेंज ऑफ फ्लेवर था, और डोनाल्ड ट्रंप की जो टेम्परामेंट है कि उनका मूड मतलब उनका मूड आपने असेस करना है 10 मिनट के हिसाब से। उनका मूड जो है वो किसी तवील अरसे के ऊपर डिस्कस थी। उनके ऊपर सवालात जो थे वो ये थे कि जी इन्होंने आपने इनको कम्युनिस्ट कहा है, इन्होंने आपको फैशिस्ट कहा है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं अगर कहना चाहता है तो कह दे, क्या मसले वाली बात है, ये सवाल खत्म करें, आगे चलने। फिर उनको थापी दी उन्होंने। सर जो इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ थी कि जब ये सवाल हुआ कि ममदानी ने आपको फाशिस्ट कहा है, तो उसके बाद ममदानी ने अपना जवाब देना शुरू किया, हाँ, जिसमें उसने थोड़ी सी कवरिंग करनी थी। ट्रंप ने कहा कि यार टाइम ज़ाया होगा, उसने कहा है आगे चलो। तो ये बहुत खूबसूरत बात है असल में। और फिर ट्रंप साहब ने अपना जो पूरा बयान था, क्योंकि ट्रंप जाहिर है बीइंग ए रिपब्लिकन वो कौमों को
फॉरवर्ड कर रहे थे इस सारे मेरे इलेक्शन के लिए न्यूयॉर्क के, ममदानी जीत गए। उसके बाद ट्रम्प साहब ने जो है इधर कहा कि मुझे लग रहा है इसको मिलने के बाद ममदानी को कि ये बंदा जो है कुछ कर पाएगा न्यूयॉर्क के लिए। लेकिन ट्रम्प जो है ना, न्यूयॉर्क ट्रम्प साहब की दुखती रह गए। ट्रम्प साहब का बिजनेस एम्पायर जो है वो शुरू ही मैनहट्टन से हुआ है। उनकी सारी रियल एस्टेट डेवलपमेंट का जो उन्होंने बुनियाद रखी है वो मैनहट्टन से रखी। वहीं पहली दफ़ा जब वो बैंकरप्ट हुए वो भी मैनहट्टन में ही हुए थे। सो माय पॉइंट इज़ कि उनके लिए न्यूयॉर्क एक उस तरह का होम ग्राउंड टेरिटरी है जहाँ पे एक ऐसा शख्स आ गया जो उनको लगता है कि यार ये हम में से नहीं है, राइट। बट फिर भी उन्होंने अपने अंदर ये कैपेसिटी शो की थ्रू ट्वीट्स एंड वेरियस, इस मीटिंग के बाद जो उन्होंने की कि आई थिंक ये बंदा जो है ये कुछ करके दिखाएगा, लेकिन देखेंगे। आई कुड बी राइट, आई कुड बी रॉन्ग वाली बात है। बट आज से आप सिर्फ हफ्ता 10 दिन पहले चले जाएं तो एंटी ममदानी ट्वीट्स को लीड कर रहे थे, मीम्स तक जो है वो चल रही थी ममदानी के ऊपर। अब वो आए एक दफ़ा, प्रॉब्ली उनकी इस मीडिया के सामने जो गुफ्तगू है उससे पहले भी कोई मुलाकात हुई, इसके बाद भी यकीनन हुई होगी, दोनों के स्टाफ्स भी मिले होंगे आपस में, और अब जो है वो माहौल जो है चेंज हो गया। तो मैं तो लोग इसको बड़ा नेगेटिव ले रहे हैं, अमेरिका में नेगेटिव ले रहे हैं। ज़ाहिर है अमेरिकन लोग जो हैं, अमेरिकन जो पॉलिटिकल पंडिट्स हैं वो मुझसे यकीन ज़्यादा अबूर रखते होंगे अमेरिकी सियासत के ऊपर, लेकिन मैं इस चीज़ को एज एन आउटसाइडर, एज ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव मैं देखता हूँ कि एक सियासतदान अच्छा मेरे ख्याल में वो होता है जो अपनी बयान जो है और अपनी जो उसने बयान दिए हुए हैं उनसे बंधा हुआ ना हो, उनको तब्दील करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता हो। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस किस्म की चीज़ आज दिखाई है, तो मेरे लिए इसके अंदर कोई डाउन मार्किंग नहीं है, मैं तो इनको फुल मार्क्स देता हूँ इस चीज़ के। सर इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं थी। आप ये सोचें कि अगर ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ट्रंप साहब और ममदानी साहब एक दूसरे से लड़ाई वाले फेज़ में ही रहते, तो देखिए ट्रंप साहब जो है वो फेडरेशन के सदर हैं और ये जो हैं अपने स्टेट के हेड हैं। तो जो अवाम थे वो समझते कि जी अब फेडरेशन जो है वो स्टेट के कामों में रोड़े अटकाएगी, या फेडरेशन के जो वोटर्स हैं वो ये समझते कि अब ये वाली जो स्टेट है ये फेडरेशन के ताबे ही नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं कि जो वोटर्स और वोटर्स का आपस में तसादुम, मतलब जो हम बार बार कहते हैं कि जी अवाम में पोलराइजेशन बहुत हो रही है, तो वो तो पोलराइजेशन और ज़्यादा बढ़ जानी थी। इसका तो तरीक़ाकार ही सिर्फ ये था कि जी ट्रंप साहब जो हैं वो फेडरेशन का इलेक्शन जीते हैं, हम जो हैं रिपब्लिकन हैं लेकिन हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और ये ममदानी साहब जो हैं ये स्टेट का इलेक्शन जीते हैं और ये डेमोक्रेट हैं लेकिन हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, और हम मिलजुल के काम करेंगे और कॉर्डियल ताल्लुकात होंगे। क्योंकि देखिए एक सियासतदान जो है वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद होता है? उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक होता है कि जो वोटर उसका नहीं है उसको उसने अपना वोटर बनाना है। तो अगर जो वोटर उसका नहीं है वो उसको अपने आप से नफरत करवा देगा तो वो तो फिर सियासतदान ही नहीं है। एग्जैक्टली सर, देखें लास्टली इसके अंदर ये वाली बात है कि अगर हम इसको इस आपका जो पॉइंट और मैंने जो पॉइंट क्रिएट किया उसको लिंक करें पाकिस्तानी सियासत से, तो हमारी पोलराइजेशन जो है वो इस नौयत तक हो गई। अगर तहरीक इंसाफ को अच्छा काम करे, नून लीग नहीं थी तस्लीम करती उसको, वो नहीं कहते ये तो ठीक ही नहीं है। अगर नून लीग को काम करे तो पीटीआई आज दिन तक उस चीज़ को तस्लीम नहीं करती। अगर बारिंग अ फ्यू, जैसे इसमें मैं नाम लूँगा नून लीग की 2 सियासतदान की, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ एक हद तक जो है कभी कभार इस किस्म का पॉइंट आ जाए कि उनको मानना पड़ जाए कि हाँ ये चीज़ ठीक थी, तो वो कह देते होते हैं कि ये चीज़ ठीक है। कुछ पॉडकास्ट रिसेंट भी मौजूद है ख्वाजा आसिफ का ख़ास तौर पे, और ख्वाजा साद रफ़ीक का तो हमें पता है कि जब वो हारे इलेक्शन अपना लतीफ़ खोसा से, तो पहली दफ़ा जिन्होंने मेरे ख्याल में वाहिद जो शख्स है जिन्होंने तस्लीम की अपनी शिकस्त, वो ख्वाजा साद रफ़ीक थे, ये जो माजी का इलेक्शन हुआ। तो माई पॉइंट इज़ कि अगर इस किस्म की स्पिरिट जो है क्रिएट हो जाए कि जी आप अगले अब पावर में आ गए हैं, आपने उनके खिलाफ अगर लड़ाई ही रखनी है और कुछ नहीं करना, तो एक हेल्दी ऑपोजिशन विद अ हेल्दी गवर्नमेंट जो है वो एक मामला जो है वो एक हेल्दी पॉपुलेशन की तरफ जाती है। हेल्दी से मेरा मुराद है कि तमाम चीज़ें जो है उनकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है। अगर आप हमेशा लड़ाई और इस किस्म की चीज़ में रहेंगे कि आप बुरे हैं और हम ठीक हैं, या हम बुरे हैं और आप ठीक हैं, तो ये चीज़ का रिजल्ट कुछ नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ही नहीं। बिल्कुल सर। और देखिए एक होती है कि हुकूमत और एक अपोजिशन। अच्छा, जो वहाँ पर हुआ है और जो कि पाकिस्तान में भी इस वक्त है, ये थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ है। मतलब आप ये देखें कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो
फेडरल उसमें ऑपोजिशन में है ना, न्यूयॉर्क स्टेट तो वो जीत गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें तो फेडरल में चाहे पीपी और नून लीग बैठी है, केपी में पीटीआई भी बैठी है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, पंजाब नून के। सो ये मतलब एक सूबा या एक स्टेट किसी के पास होना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर फेडरल के और उसके ताल्लुकात को ठीक ही होना चाहिए, अगर वो ख़राब होंगे तो उससे बहुत ख़राबी पैदा हो सकती है। बिल्कुल सर, और हम होप करते हैं कि ये जो न्यू फाउंड एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, ट्रम्प साहब और ममदानी साहब की, वो भी आगे चलती रहे। और हम चाहेंगे कि इसी किस्म की वो वर्जन जो है पाकिस्तान में अगर आना शुरू हो जाए तो इससे मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे हम ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं, और सर हमें जाना पड़ेगा सर फिर लेस्को। सर मामलात सर कुछ ठीक नहीं है सर लेस्को में, और आपको पता है पिछले हफ्ते जो उनके ट्रांसफार्मर्स का मसला हुआ था कि उनके पास उसका जो माल है वो था ही नहीं, उसको बनाने के रॉ मटेरियल्स ही नहीं थे, तो इससे बहुत लोग मुतासर हो रहे थे। अब सर नेपरा जो है उन्होंने सर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लेस्को पे आयद कर दिए, और ये बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि जो लेस्को की मिस मैनेजमेंट कह लें उसको, या उनकी जो एक इनबिलिटी है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की, जिससे उनका अपना अमला जान खो बैठा, और कुछ जो शहरी हैं जो लेस्को की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं बिजली, उनकी जान जो गई है इसके अंदर। उसके ऊपर एक केस चल रहा था जिसके ऊपर लेस्को का जवाब जो है वो तलब किया गया था। उस जवाब को बाकायदा तौर पे मुस्तरद करते हुए नेपरा ने कहा है कि 3 करोड़ आपने अदा करने अगले 60 दिन के अंदर अंदर। ये पैसे उन्होंने जो है जमा करने, और मुतासरा ख़ानदानों जो ख़ानदान है उनकी जो कानूनी मामलत बनती है उसका करने का हुक्म कर दिया उन्होंने कि जी कानून के तहत जो मामलात वहाँ बनते हैं वो करें। ये जमा हुए पहले पैसे नेपरा में, फिर इनके तहत जो भी मामलात पैदा होंगे एज़ पर लॉ वो डिसाइड होंगे। तो ये सर लेस्को के लिए अगेन एक और वो चीज़ हुई है जिसके अंदर उनकी इनएफिशिएंसी, ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर भी बात हो रही है। और ये सर मैं आपको फर्स्ट हैंड आंख देखी ये वाक़यात बता सकता हूँ, जिसके अंदर अगर आपके अपने मोहल्ले का घर का ट्रांसफार्मर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, और जो लोग बेचारे वहाँ आते हैं काम करने के लिए, जिनको आपको बुलाने के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन जब वो आ जाती हैं तो लिटिल टू ज़ीरो सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ वो नीचे खड़े होकर, या तो एक वो लंबी सी उनके पास स्टिक होती है उससे या तो ठीक कर रहे होती हैं, सीढ़ी लगा के ऊपर चले भी जाएँ तो सिवाय ग्लव्स के और शायद एक बेल्ट के मैंने उसके अलावा कोई सेफ्टी सूट नहीं देखा, मैंने गॉगल्स नहीं देखी, मैंने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं देखी जिससे मैं कहूँगी कि लेस्को अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी बहुत सीरियसली लेता है। और यहाँ तो बात उन ख़ानदानों की हो रही है जो शहरी करंट लग के फौत हो चुके। जी बिल्कुल सर, जहाँ तक तो बात है जो अपने एम्प्लॉयज़ थे लेस्को के, अल्लाह सबको जिनकी भी जान गई है गरीक रहमत करे, हम उनके गम में उनके साथ हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी और ये जो सारे आपका जो चीज़ें होती हैं वो पूरी नहीं होती अमूमी तौर पर, बहुत ज़रूरी है हों। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है कई दफ़ा नेगलिजेंस, अवाम मतलब जो शख्स ये काम करने आता है उसकी भी होती है, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत हार्श है। सो यहाँ पर गर्मियों में ख़ास तौर पे लोग नहीं पसंद करते कि वो बाकायदा सूट, बाकायदा हैट, बाकायदा गॉगल्स लगाएं काम करते हुए, क्योंकि उसकी वजह से स्वेटिंग बहुत होती है। अच्छा, फिर वही बात है कि इसके जो इलाज है कि जी एक तो ये कि सबके पास सारा सेफ्टी इक्विपमेंट हो, दूसरा ये है कि यहाँ पे सब अंडर स्टाफ्ड हैं। सो आपकी जो बिजली की शिकायत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह का आपने बताया कि हमारे पास नए ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं, वो जो पुराना ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादा ख़राब होता है, आपका जितना लोड है ट्रांसफार्मर की उतनी कैपेसिटी नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे मसाइल हैं। तो आपकी नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, क्योंकि जो स्टाफ है वो कम है, उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है, वो हर वक्त जो है बाहर आसमान, खुले आसमान के नीचे होता है, उसको मौसम ज़्यादा बॉदर करता है, इसलिए उसकी तरफ से अगर उसके पास सामान ना हो तो और बात है, हो भी तो नेग्लिजेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगेन हमें ये भी इंश्योर करने की ज़रूरत है कि सबके पास सामान पूरा हो, और हमें ये भी इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी शिफ्ट्स जो हैं वो ठीक तरह से मैनेज हो रही हैं, किसी से ओवर वर्क नहीं करवाया जा रहा, और
जो भी मतलब एम्प्लॉयज़ के राइट्स हैं वो उनको मुयस्सर हैं, ताकि इस तरह की नेगलिजेंस मतलब कुछ भी मतलब जानी नुकसान या कोई अल्लाह माफ़ करे वैसे नुकसान ना हो। सर बिल्कुल। और देखें ना 3 करोड़ रुपए जो हैं, अब ये कोई रकम तो ना हुई ना किसी की ज़िंदगी गई है अगर, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई रकम नहीं होती। और अगेन आप एक अदारे से मुंसलिक हैं, और इसमें तो बात ये भी बड़ी एविडेंट हमें नज़र आई कि लेस्को जो है इसके ऊपर जवाब भी दे रहा था नेपरा को कि जी हमारी गलती नहीं है, हमने ऐसे नहीं किया। वो कि ज़ाहिर है आपके टाइम पे, आपकी शिफ्ट पे, आपकी निगरानी में अगर तो किसी शख्स की जान चली जाती है, ये किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चले जाएं जहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो है ये एक चीज़ है, इसके बाकायदा फ़ंड होते हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ को करती हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन ये तो नेगलिजेंस की वजह से एक्सीडेंट की निशानदेही की जा रही है। तो इसके ऊपर बिल्कुल नेपरा ने मेरे ख्याल में ठीक फैसला लिया, और आगे जाते हुए ये 60 दिन के अंदर अंदर लेस्को पैसे देता है नहीं देता ये एक अलग बात है। और उसके बाद जो इनकी फैमिलीज़ हैं उनको पैसों की रसाई कैसे होती है, कानून क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। सर अब आगे चलते हैं अगली खबर के ऊपर। सर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP सर, उन्होंने सर इलीगल ट्रेडिंग ऐप जो है उसको वो बताया, एक निशानदेही की है उसकी, और वो जो एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स हैं उनके नाम, ये स्टॉक्स की बात हो रही है, ब्रोकर जो है उनके नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि AI से ये सेलिब्रिटी इमेजेस जो है उनको लगा के अपने ब्रांडिंग के ऊपर इन्वेस्टर्स को अपने पास बुला रहा था कि जी फलाना सेलिब्रिटी भी हमारे से इन्वेस्ट करते हैं, हम इनके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस किस्म की कोई चीज़ हो रही थी। तो सर जो असल कंपनी है उसका नाम है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, और जो इसके अंदर जो उनकी जो मोबाइल और वेब एप्लीकेशन है उसका नाम है TSL वेल्थ। तो TSL वेल्थ की एक बना के टॉप लाइन को कॉपी करके एक शख्स ने अपनी जो ये चीज़ बना ली, और उसके अंदर जो उन्होंने अपनी ये जो मामलात हैं सेलिब्रिटीज़ के वो उसके अंदर डाल दी और लोगों को लोड करना शुरू कर दी, और ये बोगस थी बिल्कुल। तो एक तो अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर कि SECP जो है वो अवेयर है इस चीज़ के ऊपर, व्हाट्सएप के थ्रू ये मामला चल रहे थे। और अगेन इसमें मेरी ये बात जो है ये फिर से मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि तमाम लोग जो व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्डेड चीज़ें देख के उसके ऊपर अमल कर देते हैं कि जी ये चीज़ ख़रीद लेते हैं, ये चीज़ कर लेते हैं, या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये करते हैं, और यकीनन ये चीज़ें हो रही हैं, इनसे बचें। आपके ये एक बुनियादी फ़र्ज़ है इन दिस डे एंड एज के आप बाकायदा तस्दीक शुदा किसी कंपनी के साथ काम करें, जिस किस्म का भी काम है, वो आपकी ई-कॉमर्स हो या वो ट्रेडिंग हो, आपने करना पूछ पाछ के, क्योंकि आजकल फ्रॉड रेट्स जो हैं सर छतों को छू रहे हैं। जी बिल्कुल सर, ये तो मतलब मेरे जैसे बंदे के साथ पिछले दिनों में कई दफ़ा हो चुका है कि मैंने इंस्टाग्राम वगैरह से कोई चीज़ वीडियो पोस्ट की है, मतलब व्हाट्सएप में किसी के साथ शेयर की है, और पता लगा है कि वो AI थी, वो फेक थी। तो अब तो इतनी अच्छी हो गई हैं कि हमारे जैसा बंदा भी धोखा खा जाता है। अब जहाँ तक बात है ट्रेडिंग की, तो SECP की जो वेबसाइट है उसके ऊपर तमाम अप्रूव ट्रेडर्स जो हैं उनकी एक लिस्ट मौजूद है। सो आप कोई भी इश्तिहार देखें तो उस पर सब्सक्राइब करने से पहले आप SECP की वेबसाइट पर देख लें कि उनका नाम वहाँ पर मौजूद है या नहीं है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, उसको बहुत गौर से इसलिए देखें क्योंकि जब कोई उसको मिमिक कर रहा है ना, तो उसने उसका स्पेल 1-2 आगे पीछे किए होंगे, कोई बहुत मेजर नाम का फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर वैसे ही पकड़ा जाएगा। सो जाहिर है आपकी ये हार्ड अर्नड मनी है जो कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप अगर इसमें केयरफुल नहीं हैं तो मतलब कहाँ आप ये सोच रहे थे कि जी मैं आज स्टॉक्स में जाऊंगा और 4, 6, 8 साल में मैं अपने पैसे जो हैं वो डबल कर लूँगा, और किधर जो आपकी अपने सेविंग थी वो भी चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप किसी भी सर्विस से सब्सक्राइब करने से पहले उनका नाम SECP की वेबसाइट पर देखें और उसको एक एक लेटर हिज्जा करके आप जो है ना उसका डबल कंफर्म करें। बिल्कुल करें सर। और ये इस किस्म की चीज़ें सर हमारी इंडस्ट्री में भी न्यूज़ में अगर आप देख लें तो फॉरवर्डेड मैसेज बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। अब आज सर मैं आज ही देख रहा था सर कि एक किसी ने वीडियो लगाई हुई थी, और ये एक बाकायदा न्यूज़ चैनल है लोकल हमारा, कि जी जो प्रिंसिपल हैं एडिसन कॉलेज के, एडिसन कॉलेज एक तालीमी इदारा है, बड़ा नामवर है, कि उनके प्रिंसिपल ने रिज़ाइन दे दिए। अच्छा, वो बिल्कुल उन्होंने रिज़ाइन दिए, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उन्होंने एडिसन कॉलेज के प्रिंसिपल होने से रिज़ाइन नहीं दिया। वो किसी कमेटी के ऊपर वो थे एज अ
मेंबर थे और उन्होंने अपने ही लेटर हेड पे बतौर एचसन के प्रिंसिपल उस पर रिज़ाइन दिया था किसी और जगह का, क्योंकि जी वर्कलोड वॉट एवर रीजन्स भी। लेकिन उस चैनल ने, ये एक लिस्टेड पाकिस्तान का बाकायदा चैनल है जिसने इसको इस तरह प्रेजेंट किया। तो अगर चैनल्स जो हैं कुछ वो इस तरह न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर फिर क्या हो रहेगा, और उसको सोर्स करना, उसकी तस्दीक करना कितना ज़रूरी है शहरियों के लिए, इसको मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं कर सकता। देखिए दूसरा एक और चीज़ भी है ना कि आपने वो मोस्ट प्रोबेबली क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर ही देखा होगा। सो जब एक रिज़ाइन की खबर आ रही थी और वो रिज़ाइन की खबर जो है वो एचएसएन के प्रिंसिपल की थी और उसमें साथ जो बी रोल चल रहा होगा उस बी रोल में उनका लेटर पैड भी दिखाई दे रहा होगा, तो फिर इतनी सी बात चेंज करना कि रेजिग्नेशन प्रिंसिपल के नहीं, रेजिग्नेशन किसी कमेटी का है, वो फिर बाद में एआई से करवाना भी तो आपके लिए उतना ही आसान है ना। सो ये भी हो सकता है कि उस चैनल का कसूर ना हो और उस क्लिप पोस्ट करने वाले ने ये किया हो, चेंज कर दिया। सो कुछ भी हो सकता है। अब आपने जो है ना बहुत ज़्यादा चेक करना है उसको, और सबसे ज़्यादा जो पहले मतलब गो टू चीज़ जो है ना वो ये है कि पहले उसी के कमेंट्स देख लें। आपको कमेंट्स से ही अमूमन पता लग जाता है, अगर ना पता चले तो फिर जाहिर है आप दीगर सोर्सेज कर सकते हो, और इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल बस सर, यहाँ ब्रेक लेते हैं, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर हमने आज से कुछ देर पहले एक खबर की थी जिसके अंदर मेरे ख्याल में वो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के इम्तहानात के अंदर सक्सेस रेट बहुत कम था। तो सर अब मैट्रिक के भी रिजल्ट्स जो हैं वो आए हैं, तो मैट्रिक के ज़िमनी इम्तहानात के 55% उम्मीदवार जो हैं वो फेल हुए हैं, और ये एक अच्छा फिगर तो कहीं से भी नहीं है। और आप के जो बाकी 45% जो है वो अगर पास कर गए हैं तो ज़ाहिर उनके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है आगे उनको क्या क्या प्लेसमेंट मिलती है और वो क्या करते हैं। बट हम उसी के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ज़ाहिर है फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैट्रिक के बाद तो सर फिर आपकी हायर एजुकेशन जो है उसके मामला जो है, अगर आपने फर्स्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो अगर इधर इस किस्म की चीज़ हो रही है तो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज से एक आध दिन पहले जो कुछ शबाशियाँ ली हैं जिसके अंदर वो कहते हैं इस दौर में जो सहूलियात दी गई हैं एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन के अंदर, वो आज तक नहीं हुई। चले वो बात भी हमने मान ली। हम ये भी मानते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है ये एक माजी की कई चीज़ों जो है उसका एक क्या कहना चाहिए, एक इज्तिमाई किस्म की एक चीज़ है जो ये सामने आ रही है। आपके ना कि इसी गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई खामी है उनके अंदर, बट अगेन इसके ऊपर आउटरीच जो है, इसके ऊपर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, दीगर मतलब शहरों के हो जाए, वो फेडरल गवर्नमेंट के हो जाए, कहीं के भी हो जाए, उन सब की के बयानात या ये एक नेशनल इशू के तौर पे तो बिल्कुल ये डील नहीं हो रही चीज़। और अगेन यही लोग जो हैं, यही जो बच्चे जो ये अपेयर हो इन इम्तहानात के अंदर, वही तो हमें कहा जाता है हमारा फ्यूचर है, हमारा ब्राइट है, हम एक यूथ ओरिएंटेड पॉपुलेशन है, और उसके बाद यही पढ़ाई करके लिखाई करके लोगों ने फिर आगे जाना है और काम करना है। तो इसके अंदर तो सर 55% जो है वो तो फेल है। अच्छा, इसमें जाहिर है जो मनफी पहलू हैं सारे के सारे, एक बस मुस्बत है, तो उसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम चले जाएंगे बाकी पे। और वो ये है कि हमें पता है अमेरिका वगैरह में पब्लिक स्कूल्स के अंदर अक्सर बच्चों को पास कर दिया जाता है, जबकि वो पास नहीं हुए होते, या प्रमोट कर दिया जाता है अपने रिज़ल्ट्स बेहतर दिखाने के लिए। और उसकी वजह ये होती है कि उनको ये पता होता है कि अगर हमारे रिज़ल्ट्स ख़राब आएंगे तो जो गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग कम कर देगी, हमारे स्कूल को बजट कम मिलेगा। अच्छा, आपका जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है, मतलब वही आपने कहा कि इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है या इससे पिछली का एक हुकूमत का कसूर नहीं है। हमारी हुकूमतों ने कभी इन्विजिलेटर्स को ये नहीं कहा कि आप जो है ना लीनियंसी दिखाएं मार्किंग के अंदर, कि हम ना ज़्यादा बच्चे अपने पास दिखा सकें और हम इस पर जो है विक्ट्री लैप ले सकें कि देखें हमने एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतर कर दिया। तो ये हुकूमतें हमारी, चाहे पिछली हो चाहे ये वाली हो, ऐसा काम नहीं करती। ऑनेस्टी, पेपर चेकिंग की हद तक ऑनेस्टी है, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अब आप आ जाएँ कि इतने बच्चे जो फेल हो रहे हैं, मसला क्या है। अच्छा, उसमें एक मसला, मतलब अभी तो शुरू कहाँ से करें, आपका 23 मिलियन बच्चा जो है वो तो स्कूल से ही बाहर है, वो तो पढ़ ही नहीं रहा। अब आपने उससे पहले शुरू करें या इस बात से शुरू करें कि आपका शायद पढ़ाने का जो तरीक़ाकार है, शायद जो उस्ताद हैं वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे सही तरह पढ़ नहीं पा रहे, या आप जो है यहाँ से शुरू करें कि आपका करिकुलम ही ऐसा है कि इतने बच्चों को पढ़ने में, सीखने में मुश्किल पेश आ रही है, उसका पर्चा देने में मुश्किल पेश आ रही है। या आप यहाँ पर आएँ कि अच्छा, अगर ये जो बच्चे पास हो जाते हैं सारे,
या इससे ये जो परसेंटेज बढ़ जाती, तो इन्होंने उसके बाद कहाँ पे जाना था? मतलब मुझे आप बताएं कि पब्लिक को छोड़ें, प्राइवेट भी कौन सा कॉलेज है जिसकी जब छुट्टी होती है तो आप देखते हैं कि एक जम्मे गफ़ीर बाहर नहीं निकल रहा, या जो जब लगता है तो उसमें एक जम्मे गफ़ीर अंदर नहीं जा रहा। तो हम मतलब आबादी इतनी ज़्यादा है कि उसका जब 45% भी अगर पास हो रहा है ना, तो बमुश्किल उसके पास जगह है आगे। अगर हम ज़्यादा बच्चे पास कर भी लें तो वो जाएंगे कहाँ? अच्छा, फिर आप इस पर आ जाएं कि ये जो बच्चे फेल तो जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, वो जो बच्चे पास हो रहे हैं, वो बच्चे जिनकी मैं कहता हूँ पोजीशंस भी आ रही हैं, क्या वो एक रट्टा कल्चर की पैदावार हैं जिसके बाद वो मज़ीद आगे जो है उनको एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन वो काम तभी सीखते हैं जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। उनको स्कूल क्या, कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटी में भी उनको याद करके डिलीवर करना आता है, उनको काम नहीं आता। मतलब ये हमारा जो पूरा का पूरा निज़ाम तालीम है, ये सिखा क्या रहा है? मतलब यहाँ पर जो आपकी अमीर जो लोग हैं वो तो अब ओ लेवल्स ए लेवल्स भी नहीं कर रहे, वो तो अब IB सिस्टम में चले गए हैं। तो जो उससे नीचे है वो ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं। सो बुनियादी बात ये है कि जो आपका मैट्रिक का बच्चा है, क्या वो IB को तो छोड़ दें, क्या वो एट पार है विद ओ लेवल्स ए लेवल्स? सो ये इतने ज़्यादा सवाल हैं जो मतलब जो मैंने अभी आपसे कर लिए हैं, इसका तो जवाब देने के लिए आपको कम से कम 10 शोज चाहिए, और आपको अगेन बार बार मिनिस्टर साहब को बुला के पूछना चाहिए कि हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप अपने 5 साल में ये सारे मसले हल कर देंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप इसके बारे में सोच तो रहे हैं ना, इसके बारे में किसी कमरे में कोई बात तो हो रही है ना, आपको बुनियाद तो रखी है। देखिए सर, प्राइमरी एजुकेशन जो है ना, वो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत जरूरी चीज़। किसी चीज़ की सर जो बेसें होती हैं ना, जो बेस होती है, किसी को वो एक इमारत हो या वो बच्चा हो, उसकी तालीमी हद तक जो उसकी बेस होती है ना, वो बड़ी सॉलिड होनी चाहिए, आगे जाके उसको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। अब प्राइमरी एजुकेशन पे तनकीद ही होती है कि यहाँ पे जी बेस अच्छी नहीं बनती बच्चों की, आगे जाके वो स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ में। चले मैं मान लेता हूँ कि आप इस चीज़ को करें, लेकिन चले फ़र्ज़ करें ये हुकूमत आई है, बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में मौजूद हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सॉरी मौजूद हैं, जिनकी बेसिस कुछ की स्ट्रॉन्ग होगी, कुछ की नहीं होगी। घर पे एफर्ट होती है सर। अब तो देखिए ना, पढ़ाई तो एक अमल इस किस्म का है जो स्कूल में भी होता है, घर में भी होता है, हर जगह ऐसे होता है। होमवर्क किस चीज़ को कहते हैं? वो इसलिए होता है ना, घर पे भी आप रीएनफोर्स करें, हम तो कर रहे हैं, आप भी करें। सो वो हो रहा है, नहीं हो रहा, वर्किंग पेरेंट्स, मैं तो आपके सवालात जो उनमें अजीब इजाफा करने लगो प्राइमरी हद तक। फ़र्ज़ करें वो बच्चे निकल गए हैं आप प्राइमरी से, और अब वो मैट्रिक की अपनी चीज़ पे आ रहे हैं, या कैम्ब्रिज सिस्टम में आ रहे हैं, या IB सिस्टम में आ रहे हैं। माई पॉइंट इज़ कि जब तक इस चीज़ के ऊपर कलेक्टिवली बात नहीं होगी ना कि जी बॉटम टू टॉप, अब देखिए मैट्रिक का इशू आ गया, जिससे इसको रिजॉल्व करने बैठ जाते हैं, ये क्यों हुआ है, क्या करेंगे सर? हमेशा इस मुल्क के अंदर रिजल्ट बुरे हैं, वो 9th स्टैंडर्ड क्यों, मैट्रिक क्यों, जी हमने असातिज़ा को निकाल दिया इसमें से। यार असातिज़ा जो हैं, आपने उनको जो पढ़ाने को सबक दिया है, जो सिलेबस है आपका, क्या उसके ऊपर कभी एक केयरफुल कंसिडरेशन हुई है? क्या आपने जो तरीक़ेकार है उसको पढ़ाने का, और इसके ऊपर तरीक़ेकार के ऊपर आप चले जाते हैं टीचर ट्रेनिंग पे। यहाँ कितने टीचर्स जो है वो एक प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग कोर्स से आके फिर एक जो है तालीमी अमल में दाखिल होते हैं। एक तो इस चीज़ का आप अहाता कर लें, इस चीज़ का पता कर लें, हम हमारे लिए हमें पता चल जाएगा, वेरी गुड। और लास्टली आप क्या सहूलियात, देखिए ना सहूलियात की बात है ना, आप क्या एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं वीकर स्टूडेंट्स को, आप उनको मज़ीद टाइम दे रहे हैं, उनको रसाई दे रहे हैं असातिज़ा से जो कहते हैं, और उन असातिज़ा को उस कॉम्पनसेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जी जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर करें ताकि हमारा कलेक्टिव रिजल्ट जो है वो बेहतर हो। ये सारा कुछ दुनिया भर में होता है। सो अगर हमने एक्सेलेंस अचीव करनी है ना हमारी यूथ के लिए, तो वो टॉप टू बॉटम भी है, बॉटम टू टॉप भी है, वो टीचर्स को भी ठीक रखना है, आपने वीकर स्टूडेंट्स की बेसिस भी ठीक करनी है, आपने हर किस्म की चीज़ करनी है इसके अंदर। ये कोई ना वन विंडो किस्म की चीज़ कभी भी हो ही नहीं सकती। और जो इस चीज़ को उस तरह से हल करना चाह रहा है वो वही है एड हॉक स्टॉप गैप किस्म की चीज़ें, जिसके अंदर जी ये मसला मौजूद हमारे पास आज के दिन है, इसको ऐसे ठीक कर लेते हैं। यार नहीं, सिस्टम ठीक करें। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आपने इसमें एक और चीज़ डाल दे, मेल न्यूट्रिशन। अब जो बच्चा मेल न्यूट्रिशन है उसको कितनी समझ आएगी? इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट करती है एजुकेशन को। दूसरी और आखिरी चीज़ ये कि आप ज़रा अब बच्चों का करिकुलम निकाल के देखें, मेरे ख्याल में ये करिकुलम बहुत मुश्किल है, और आप बेशक इसको कंपेयर कर लें दीगर मुल्कों के साथ। मैंने अभी रिसेंटली क्लास 2 की कुछ 3-4 किताबें देखी हैं,
और मेरा नहीं ख्याल कि क्लास 2 का बच्चा जो है वो इसको जो है ना सीख सकता है। सो इसको जो है केयरफुली दोबारा कंसिडर करें, दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करें, अपना करिकुलम जो है वो थोड़ा सा आसान बनाएं। बच्चों को अब जब आप बहुत कोई मुश्किल टास्क दे देते हैं तो उससे भी वो बजाय के मज़ीद शार्प होने के उससे मुतनफ़र हो जाते हैं, वो उससे भागना शुरू कर देते हैं। तो आप मतलब बच्चों के लिए पढ़ाई जेल या सज़ा ना बनाएं, मज़ेदार करें। बिल्कुल सर, अगेन सर हमने इसको तो एक खबर के तौर पे आज डिस्कस की है, बट ये एक बहुत वाइडर टॉपिक बनता है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं उनको भी लाएंगे और कुछ एक्सपर्ट्स को भी कोशिश करेंगे यहाँ पे लाएं, क्योंकि और जगह शायद इस पर इतना फोकस ना हो, लेकिन हमारे शो के लिए ये एक फोकसनुमा चीज़ है जिसको हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे इसके ऊपर। आज के लिए वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।